हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। हम अपनी केमिकल काइनेटिक्स सीरीज का अगला लेक्चर लेके आए। इससे पहले बहुत सारे लेक्चर, लगभग 7-8 लेक्चर हो चुके हैं हमारे। अभी हम इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं सर? ये 3 टॉपिक हम पढ़ने वाले। इन 3 टॉपिक को बताने से पहले कौन से पढ़ने वाले, एक बार हमने ये जान लेते हैं पढ़ क्या क्या चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं अभी तक ये सीरीज, भाई देख लो, हेल्पफुल रहेगा। और अगर जिसको डायरेक्टली यही वाला लेक्चर देखना है, कोई बात नहीं, आराम से समझ में भी आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। भाई देखो, हमने क्या क्या पढ़ रखा। पहले हमने केमिकल काइनेटिक्स का बेसिक समझा था क्या होता है, उसके बाद रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ा था क्या होता है। रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं, वो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, वो सब पढ़ लिया हमने। फिर हमने मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन पढ़ा, भाई किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। फिर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा, फिर उस ऑर्डर में से जीरो ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल पढ़ा। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल पढ़ा। सर अब क्या सेकंड ऑर्डर को डिटेल पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर को डिटेल पढ़ेंगे? सर बहुत सारे ऑर्डर की हो सकती है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, सर 10 हो सकता है, 100 हो सकता है। सर ऑर्डर तो बहुत सारे हो सकते हैं। क्या सबके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इसी तरह से सॉल्व करते जाएंगे क्या? क्वेश्चन तो आता है भाई, क्वेश्चन तो कहीं से भी आता है। इसका मतलब सर ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम डेरिवेशन ना करें और हमें कुछ ऐसी चीज मिल जाए जिससे हम डायरेक्टली किसी भी ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल दें। अगर सर ऐसा कुछ हो जाए कि हम किसी भी फॉर्मूले से डायरेक्टली किसी की भी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल दें, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सर हम वही करने वाले हैं आज। हमारे पास पहला टॉपिक है, क्या है पहला टॉपिक? सर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको निकालनी है किसकी? nth ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर की, कोई भी ऑर्डर की रिएक्शन हो, हम वहां पर उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आराम से निकाल सकते हैं। इतनी बात तो मैं समझ में आ गई। अगली बात सर, दूसरा क्या करना है? यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ nth ऑर्डर। सर यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। आपसे उसने बोल दिया सर 8th ऑर्डर की रिएक्शन है, आप इसमें जो रेट कांस्टेंट होगा उसकी यूनिट बता दीजिए। क्वेश्चन तो वहां से आ सकता है। 25 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट बताओ। दिक्कत हो सकती है, लेकिन सर इस लेक्चर के बाद नहीं होगी, इतना पता है। ठीक है सर, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट हम निकालेंगे, किसी भी ऑर्डर की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी डिपेंडेंस ऑफ टी हाफ यानी हाफ लाइफ टाइम एट इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन पर टी हाफ डिपेंड कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए मैंने बोला ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 12 है, क्या इसका टी हाफ रिएक्टेड इनिशियल कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा नहीं करेगा? अगर करेगा तो कितनी पावर पे करेगा? वो सारे क्वेश्चंस के जवाब हम इस लेक्चर में, बहुत छोटा सा लेक्चर बनाएंगे, आराम से कर जाएंगे। सर सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारा ये है कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बता दीजिए nth ऑर्डर के लिए हम कैसे निकालेंगे। चलिए निकालते हैं, चलिए निकाल देते हैं। इसके लिए मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया, शायद आपको लाइट ज्यादा हो रही हो। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर, किसके लिए भाई? nth ऑर्डर। भाई कोई भी ऑर्डर हमारा हो सकता है, उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमको निकालना है। सर इसके लिए बहुत छोटा सा एक फॉर्मूला याद रखना, एक ट्रिक मान लीजिए, और वहां से हमें क्या करना है? किसी भी ऑर्डर की रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। बस एक ऑर्डर है ऐसा जिसका हम वहां से नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसका इंटीग्रेशन डिफरेंट टाइप का होता है। लेकिन वो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको करा चुका हूं, जिसका नाम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़कर बाकी कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, कोई भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाए, उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हम इस फॉर्मूले से बना सकते हैं, जो हम मैं लिखने वाला हूं। लेकिन इससे पहले एक चीज जान लीजिए। क्या चीज? भाई अब तक हम एक चीज जानते आए हैं, और वो चीज क्या है? हमारे पास में रिएक्टेंट होता है कोई भी, क्या होता है हमारे पास? रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट किस में चेंज होता है भाई? प्रोडक्ट में चेंज होता है। जैसे जैसे रिएक्शन होती जाएगी, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बनेगा सर, ये हमने जाना था। पर हमने ये भी जाना था जब हमारा टाइम इक्वल टू 0 तो प्रोडक्ट तो कुछ बनेगा। भाई जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट कुछ बनेगा? नहीं बनेगा। और रिएक्टेंट कितना होगा? जितना पहले हमने रखा है उतना ही होगा। सर शुरुआत में हमने मान लिया मेरा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है? A0 है। शुरुआत में कितना मान लिया? A0। भाई जैसे जैसे टाइम होगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, वैसे वैसे प्रोडक्ट का अमाउंट बनेगा। प्रोडक्ट बनेगा तो रिएक्टेंट क्या होगा भैया? घटता चला जाएगा। जितना बनेगा उतना घट जाएगा। अब घटने के बाद कुछ ना कुछ तो बचेगा ना, उसको मैं मान लेता हूं A। बस भैया यही करना है आपको। क्या करना है? ये A0 क्या है और ये A क्या है, इसको जान लीजिए। आप किसी भी ऑर्डर की
इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल लेंगे। भाई ए नॉट क्या है, ये तो हमारी शुरुआती कंसंट्रेशन है जो हमने रिएक्टेंट की ले रखी है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। सर क्या ए नॉट, ए नॉट क्या हो गया भाई, ए नॉट हमारे पास हो गया इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है भाई, चलो मान ली बात आपकी, रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई हमारी क्या, ए नॉट। भाई ए क्या है, फिर ये भी क्या है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये हमारा क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है, बट एट टाइम टी, ये टी टाइम पर, यानी टी टाइम पर रिएक्टेंट की बची हुई कंसंट्रेशन है। सर इन दोनों टर्म्स को भाई पता होगा, ये पहले से बहुत सारे लेक्चर्स में कर चुके हैं, बिना टाइम वेस्ट किए यहां पर आ जाओ। क्या करना भैया, यहाँ पे हमें सीखना फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला भाई, nth ऑर्डर का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकालनी है ना, समाकलित समीकरण। ठीक है भाई, निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमको एक फॉर्मूला लिखना है। वो क्या लिखना है, ए करना है आपको, माइनस लगाना है, ए नॉट करना है, फिर इज इक्वल टू लगाना है, फिर यहां पर लिखना है के टी। ध्यान से देख लो भी, ए माइनस ए नॉट इज इक्वल टू के टी। लेकिन यहाँ पर एक चीज और, क्या यहाँ पर पावर लगानी है आपको। क्या लगाना भाई, पावर। भाई पावर किसकी, ए की पावर आपको लिखनी है क्या, 1 माइनस एन, ए नॉट की पावर भी 1 माइनस एन, इज इक्वल टू के बाद एन माइनस 1 के टी। बस भैया इतना ही करना था और ये हमारा इतना होएगा। मतलब क्या है, ये हमारा हो गया एक फॉर्मूला वेस्ट वाला। सर क्या कहना चाह रहे हो, इससे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। बिल्कुल, यकीन नहीं तो करके देख लेते हैं। हमारे पास मैंने फॉर्मूला क्या लिख दिया सर, इतना आपको याद रखना, ए की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 के टी। सर इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर आ जाए, बिना डेरिवेशन के, बिना किसी इंटीग्रेशन के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हैं। सर यहाँ पर एन क्या है ये बताना। भाई एन है यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, यहां पर n इज इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकता। इसको लिख कर ना एक बार काट लो, ये नहीं हो सकता। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हैशटैग लगा लो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को छोड़कर बाकी सभी ऑर्डर की इंटीग्रेटेड इक्वेशन ये निकाल सकता है। सर कैसे निकाल सकता है, एग्जांपल देके बताइए। भाई जैसे मान लीजिए मुझे फर्स्ट ऑर्डर की नहीं निकाल सकता, जीरो ऑर्डर की तो निकाल सकता है ना, बिल्कुल निकाल सकता है। भाई मैं यहां पर निकालना चाहता हूं सबसे पहले जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और हम जानते हैं जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, जीरो हो जाएगी। एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, हाँ जी हो जाएगी। ठीक है भाई, जब एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फॉर्मूले में रखना। फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला हमारे पास था सर ए की पावर 1 माइनस एन माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 के टी। यही है ना। एन की वैल्यू कितनी रखनी है सर, एन की वैल्यू तो जीरो रख, कितनी रख दो, जीरो रख दो, तो कितना हो जाएगा, ए की पावर 1 माइनस जीरो माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस जीरो इज इक्वल टू 0 माइनस 1 के टी। सर क्या बचा यहाँ से बचेगा ए माइनस ए नॉट बराबर कितना बचेगा, -1 यानी माइनस के टी। यही आ जाएगा। अगर मैं ए नॉट को इधर ले जाऊं तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, ए नॉट माइनस के टी। क्या आपने, यानी कि हमने जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ा था, क्या ये वाली इक्वेशन नहीं पढ़ी थी हमने, यही आई थी ना हमारी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर के लिए। क्या था, ए इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी, और ए नॉट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर ए की वैल्यू ए नॉट माइनस एक्स रख दूं तो यहाँ से एक्स इक्वल टू के टी या के इक्वल टू एक्स अपॉन टी भी हम फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। तो भाई हमने क्या इसमें कोई डेरिवेशन किया, कुछ नहीं किया, बस एन की वैल्यू रख दी, आराम से जीरो ऑर्डर के लिए रेट कॉन्स्टेंट आ गया, वो आ गया हमारा इंटीग्रेटेड इक्वेशन। सर आगे फर्स्ट ऑर्डर करना चाहे नहीं देगा भाई, फिर से बता रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर सबके अलग, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ही डिफरेंट टाइप का होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूं किसके लिए, सर सेकंड ऑर्डर के लिए निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। चलो सेकंड के लिए निकालते हैं, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सर सेकंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 हो जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये था ए की पावर कितनी 1 माइनस एन इज माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस 1 के टी। यही था ना, रखिए ना भाई, एन की वैल्यू रख दो, कितनी हो जाएगी, ए की पावर 1 माइनस 2, ओके
माइनस ए नॉट की पावर 1 माइनस 2, ये भी ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 1 के टी। ओके, अब आगे करना भाई, ए की पावर 1 माइनस 2 तो कितना बचा, ए की पावर माइनस 1 माइनस ए नॉट की पावर भी माइनस 1, बराबर कितना बचेगा 1 ही बचेगा, तो के टी हो जाएगा। इतना तो है ना भाई। यहां से क्या कर सकते हैं, ए इनवर्स का मतलब कितना होता है सर 1 अपॉन ए होता है, ठीक है, माइनस 1 अपॉन ए नॉट हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा के टी। सर यही है हमारा क्या, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। भाई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला ये होता है। मुझे लगा इसमें कोई डेरिवेशन करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा सर, एन की वैल्यू रखी, एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है हमारी। अच्छा सर थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना, चलो एक बार देख लेते हैं थर्ड ऑर्डर के लिए। हम निकालते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, अब तो बहुत जल्दी जल्दी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं भाई। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, रख दो भैया, ए की पावर 1 माइनस एन है, यही है ना, तो 1 माइनस 3 हो जाएगा, फिर ए नॉट की पावर 1 माइनस एन, ए नॉट की पावर 1 माइनस 3 हो जाएगा, फिर क्या होता है एन माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा के टी। अब रखना भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ए की पावर माइनस 2 माइनस ए नॉट की पावर माइनस 2 बराबर कितना बचेगा 2 के टी। भाई यहाँ से क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए नॉट स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 के टी हो जाएगा। बस भाई ये क्या हो गया, यही हो गया हमारा क्या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। सर इस तरह से आप फोर्थ की, फिफ्थ की, सिक्स्थ की, सेवंथ की, एट्थ की, जिसकी चाहो उसकी इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन निकाल सकते हो। बस आपको करना क्या है, एन की वैल्यू पर रखना है जिस ऑर्डर की निकाल। सर पहला वर्क हमारा हो गया, पहला काम हमारा ये था, हमें 3 काम दिए गए थे और 3 में से पहला काम हमारा हो गया, हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन nth ऑर्डर के लिए निकालना सीख गए। फर्स्ट ऑर्डर को छोड़कर फर्स्ट ऑर्डर की हमें आती है पहले से, क्या होती है के इक्वल टू या फिर ए इक्वल टू ए नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस के टी या फिर के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग वेज 10 ए नॉट अपॉन ए। सर ये पहले हम कर चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर। चलिए भाई अब हमें nth ऑर्डर की यूनिट निकालनी है। क्या निकालना भाई, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर। सर nth ऑर्डर के लिए कोई भी ऑर्डर की यूनिट है, सर इसमें कोई एक्सेप्शन तो नहीं है? नहीं भाई इसमें कोई नहीं। ऑप्शन 0 की निकालो, फर्स्ट की निकालो, सेकंड की निकालो, थर्ड की निकालो, फोर्थ की, किसी भी ऑर्डर की हम किसी भी रेट कांस्टेंट की हम क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। सर कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ बहुत कुछ अभी कैसे करेंगे हमें पता है। सर रेट जो होता है वो रेट क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिएक्टेंट यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n के। पढ़ा है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं भाई। रेट जो होता है वो रिएक्टेंट जो होता है उसकी पावर n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये पढ़ लिया था। सर n क्या है, n तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है भाई, ठीक है। अगर यहाँ से मैं रेट का फॉर्मूला निकालूं, भाई एक चीज बताओ, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल आएगा और इक्वल आएगा तो कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट, इसी कांस्टेंट को क्या बोला जाता है भाई, इसी कांस्टेंट को बोलना जाता है क्या, रेट कांस्टेंट। सर के की अगर मैं वैल्यू यहां से निकालूं तो के बराबर कितना हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा रेट डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n। बस भाई यही करना है हमें। अगर ये कर लिया यूनिट निकालना हम सीख जाएंगे कैसे करना है। सर रेट की यूनिट पता है आपको क्या होती है, पता है, हमने निकलवाई थी पहले। रेट क्या होता है ये तो पता है ना, है भाई, रेट क्या होता है ये तो पता है। क्या पता है, रेट क्या होता है भाई, रेट इज इक्वल टू होता है हमारा क्या, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। यही होता है ना भाई, क्या होता है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। फर्स्ट लेक्चर में लिखा था सबसे पहले हमने भाई, प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज डिवाइड बाई चेंज इन टाइम, बाई टाइम में चेंज, यही तो था। इसका मतलब क्या था सर, रेट की अगर हमें यूनिट निकालनी है तो रेट इक्वल टू कितना होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन dx अपॉन dt टाइम। भाई कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है सर जो भी वैल्यू आएगी इसकी यूनिट हो जाएगी मोल लीटर इनवर्स, और टाइम की क्या होती है सेकंड। तो इसमें रेट की यूनिट क्या हो जाएगी, रेट की यूनिट हो जाती है हमारी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऊपर जाके इनवर्स हो जाएगा ना। बस भाई अगर नहीं भी पता था इसलिए मैंने निकाल के बता दिया, अगर पता था तो बहुत अच्छी बात। ये हमारी रेट की यूनिट क्या है,
मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। अब इस रेट की यूनिट को यहां रख दीजिए, कहां रखना है, इधर इस फॉर्मूले में रखना है। चलिए भाई इस फॉर्मूले में जरा रखते हो। चलिए क्या करना सर, हमें करना ये है हमारे पास में रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू आएगी भाई, वैल्यू को तो जो भी वैल्यू आएगी न्यूमेरिकल जो वैल्यू आती है उसमें, और यूनिट हमेशा उसके बाद लिखी जाती है। भाई रेट की यूनिट क्या होती है सर, रेट की यूनिट होती है हमारे पास अभी निकाली थी, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ठीक है, डिवाइड बाई सर नीचे क्या है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट ही क्या है, कंसंट्रेशन है ना, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स। सर इसकी पावर है, बिल्कुल है, पावर कितनी सर, इसकी पावर दे रखी है एन। अगर मैं इसको सॉल्व करूं भाई बहुत अच्छी सी ट्रिक निकल के आने वाली है, आपको ये करना नहीं है, बार बार मैं करके दिखा रहा हूं, लास्ट में जो रिजल्ट आएगा बस उस पर फोकस करना है आपको। भाई यहां से करना क्या है, ये हमारा आ गया मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स डिवाइड बाई, भाई मोल की पावर कितनी हो जाएगी, नीचे एन हो जाएगी सर, लीटर की पावर कितनी हो जाएगी, माइनस एन हो जाएगी। अगर मैं मोल की पावर एन को ऊपर लेके जाऊं तो क्या होगा सर, के इक्वल टू जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा मोल। भाई यहाँ पर मोल की पावर कितनी है 1, नीचे कितनी है एन, एन ऊपर जाएगा तो एन किसका हो जाएगा, माइनस का, यानी बोल सकते सर मोल की पावर 1 माइनस एन, ठीक है सर। बचा कौन, लीटर, लीटर की पावर कितनी है -1, नीचे कितनी है माइनस एन ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये हो जाएगा एन -1, ये -1 है एन प्लस का हो जाएगा, बाकी सेकंड इनवर्स। बस भाई बस हो गया कल्याण, यही तो निकालना था, जिसको जो चाहिए था वो मिल गया, जो चाहिए था वो मिल गया, बस यही हमें निकालना है सर। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना, तो किसी भी ऑर्डर की क्या निकाल सकते हो, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हो। सर कैसे निकालना है एक बार बताना, यहां पर देखो मैं यहां पर लिखता हूं, फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला ये रेट कांस्टेंट की यूनिट आपको निकालनी है, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू उसके बाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं, मोल की पावर 1 माइनस एन, ठीक है, लीटर की पावर n -1, ठीक है, और सेकंड इनवर्स, और क्या भाई सेकंड इनवर्स। बस भैया यही आपकी है यूनिट, ठीक है, बस इसको याद रखना आपको, और इसको याद रखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन में उसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट को हम इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है सर, निकाल के बताओ एक बार, तभी पता चलेगा ये बोलने से क्या हो रहा है। चलिए ठीक है, पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सर हमने पहले गए थे सर जीरो ऑर्डर के लिए निकाल के दिखाओ, जीरो ऑर्डर। अगर मैं आपसे कहता हूँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, उसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू बताइए क्या होती है, आपको पता है, आपने देख रखी होगी, क्योंकि हमने करा रखा है जीरो ऑर्डर, वहां की जो यूनिट है उसको आप मैच कर लेंगे कि भाई एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू होगी सर जीरो, एन की वैल्यू जीरो, तो हम क्या करेंगे, के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, मोल की पावर 1 माइनस जीरो, ठीक है, एल की पावर 0 माइनस 1 और सेकंड इनवर्स। भाई क्या आ जाएगा, भाई क्या आ जाएगा, देखना भाई क्या आ जाएगा, यहां से क्या बचेगा, के इज इक्वल टू जो भी वैल्यू है उसके बाद बचेगा मोल की 1 माइनस जीरो कितना 1 ही आ जाएगा, लीटर 0 माइनस 1 आ जाएगा, और सेकंड इनवर्स। भाई ये आ जाएगा हमारा आंसर किस चीज का, ये आंसर आ जाएगा हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सर ये तो रेट की यूनिट थी ना, बिल्कुल। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, ऐसा कौन सा ऑर्डर होता है जिसकी रेट कांस्टेंट की यूनिट रेट की यूनिट के साथ मैच करती, तो वो होती है हमारी कौन सी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है सर, एक बार फर्स्ट ऑर्डर का बताना, फर्स्ट ऑर्डर का बताएं, ठीक है चलिए फर्स्ट ऑर्डर का देख लो ना, फर्स्ट ऑर्डर का करके देखते हैं, यही कर लेते हैं। देखिए सर अगला है हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम क्या करते हैं भाई, हम सर के रेट कांस्टेंट बराबर क्या हो जाए, मोल की पावर कितना है सर, मोल की पावर है हमारा 1 माइनस एन, और एन की वैल्यू कितनी होती है भाई 1 है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, जीरो ऑर्डर के लिए कितनी थी 0 थी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस 1, बिल्कुल सही। सर लीटर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 माइनस 1, और सेकंड इनवर्स। सर 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा के इज इक्वल टू, यहाँ पर आया मोल की पावर कितना आ जाएगा 0, लीटर की पावर कितना आ जाएगा 0, और सेकंड इनवर्स। सर किसी की भी पावर 0 होती है, वैल्यू कितनी हो जाती है हमारी 1, इसका मतलब ये तो दोनों हट जाएंगे, क्या बचेगा यहाँ से, सर यहाँ से बचेगा रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। भैया यही
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, सेकंड इनवर्स, टाइम इनवर्स होती है। चलिए भाई इतना हो गया। सर हमें जरा एक और चीज बता दीजिए, क्या बता दीजिए, सेकंड ऑर्डर के लिए निकाल के दिखाओ। चलिए सेकंड ऑर्डर की हमें क्या निकालना भैया, रेट कांस्टेंट की यूनिट। सेकंड ऑर्डर में एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। हम निकालेंगे सर के इज इक्वल टू जो भी है किसकी वैल्यू, मोल की पावर कितना 1 माइनस एन, लीटर की पावर n माइनस 1, सेकेंड इनवर्स, सही है ना। ठीक है, तो के इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई, हो जाएगा मोल की पावर 1 माइनस 2, लीटर की पावर 2 माइनस 1, सेकेंड इनवर्स, यही हो जाएगा ना। अब हम करेंगे तो कितना हो जाएगा, के इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा भाई मोल की पावर कितना हो जाएगा, -1 बचेगा, लीटर की पावर +1 बचेगा, और सेकेंड इनवर्स बस भाई हो गया। क्या हो गया हमारा, इसकी वो हो जाएगी हमारी यूनिट, क्या हो जाएगी, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। इसी तरह सर आप किसी भी ऑर्डर की आप क्या निकाल सकते हो, यूनिट को निकाल सकते हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, फिफ्थ ऑर्डर हो, सिक्स्थ ऑर्डर, चाहे कोई भी ऑर्डर हो, उसकी आप रेट कांस्टेंट की यूनिट को इजीली निकाल पाओ। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जो हमारा लास्ट और थर्ड टॉपिक है वो कौन सा सर, डिपेंडेंस ऑफ टी हाफ एट इनिशियल कंसंट्रेशन। निकालिए सर, निकाल लेते हैं एक बार, डिपेंडेंस ऑफ टी हाफ एट इनिशियल कंसंट्रेशन। तो मैं इसके लिए आपको एक फॉर्मूला लिख देता हूं, डिपेंडेंस ऑफ टी हाफ एट इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन कौन सी है भाई, ए नॉट है ना, ए नॉट, इस पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, और कौन से ऑर्डर की रिएक्शन कितने पर डिपेंड करेगा ना। चलिए इतना हम कर लेते हैं यहां पर। तो इसके लिए मैं आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूं, क्या होता है भाई, टी हाफ, ये हो जाएगा हमारा टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट की पावर कितनी हो जाएगी हमारी 1 माइनस एन, बस इतना ध्यान रखना। क्या हो जाएगा, टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस एन। यहाँ पर एन की वैल्यू रखती जाएगी, आंसर आपको मिलता जाएगा। जैसे कि मैं रखता हूँ एन इजकल टू 0, क्या रखता हूँ भाई, एन इजकल टू 0 मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा, ए नॉट की पावर 1 माइनस 0, जीरो करेंगे तो कितना हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट। भाई यही होता है, क्योंकि जीरो ऑर्डर के लिए क्या होता है ना, टी हाफ इजकल टू होता है हमारा ए नॉट अपॉन 2k, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जो टी हाफ है वो ए नॉट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एन की वैल्यू कर देता हूँ 1 करने पर क्या हो जाएगा सर, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट की पावर 1 माइनस 1। भाई एन की वैल्यू कितनी रख दी 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, और 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है सर, एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सम कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो टी हाफ है वो ए नॉट पे डिपेंड करता नहीं है, और फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला हमारा क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। और ये वाला लास्ट क्लास में मैंने क्वेश्चन करवाया था कि टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहीं पर सर अगर मैं आपसे कहूं कि हम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं सेकंड ऑर्डर के लिए, सर अगर मैं एन इक्वल टू कितना कर दूं, सेकंड कर दूं, तो क्या हो जाएगा भाई, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट की पावर 1 माइनस 2 हो जाएगा। 1 माइनस 2 का मतलब क्या हो जाएगा, ए नॉट की पावर -1 और ए नॉट की पावर -1 अपॉन ए नॉट। मतलब ये हो जाएगा सर टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब मैं एन की वैल्यू 3 कर दूंगा तो टी हाफ इज क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन का स्क्वायर के। तो मुझे लगता है आपको ये तीनों चीज जो हमने शुरुआत में ली थी, कौन कौन सी भाई, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर nth ऑर्डर क्लियर हो चुका होगा, उसका फॉर्मूला आपको पता चल गया होगा। बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी इंटीग्रेशन के, बिना किसी डेरिवेशन के हम किसी भी ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को निकाल सकते हैं। दूसरा, किसी भी ऑर्डर की हम क्या निकाल सकते हैं, रेट कांस्टेंट का भी पता कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट का पता कर सकते हैं। तीसरा, टी हाफ का इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंस भी पता कर सकते हैं। मुझे लगता है इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। भाई उनके लिए लेक्चर को शेयर करें जिनको जरूरत है, आपको भी जरूरत है, सबको भी जरूरत है, बहुत सारे लोगों को जरूरत होती है, उनको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
बेल आइकन जरूर दबाएं, आगे लेक्चर के लिए वेट करें। थैंक यू।